Hello dear students, I am Khushila from Government PG College for Women, Sector 14, Panchkula. Today we will discuss monopoly equilibrium and laws of cost. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एकाधिकार संतुलन और लागतों का नियम, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है ये देखेंगे. As we have already discussed in the previous lecture, how the monopolist will determine the price and equilibrium output. जैसा कि हमने पिछले अपने लेक्चर में मैंने यह डिस्कस किया था कि एक एकाधिकारी वस्तु की कीमत और संतुलित उत्पादन का निर्धारण कैसे करता है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम ये देखेंगे कि एकाधिकारी के संतुलन पर लागतों के नियम का क्या प्रभाव पड़ता है. We will discuss what will be the effect of laws of cost on the monopolist equilibrium. संतुलन पर लागतों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे. First of all, we will discuss that how the monopolist will fix price in the long run. दीर्घकाल में एक एकाधिकारी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित करेगा ये हमने देखना है. और यह चीज़ दो बातों पर निर्भर करती है. पहली बात जिस पर यह निर्भर करती है, दैट इज नेचर ऑफ द कॉमोडिटी, वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ द कॉमोडिटी. एंड सेकेंड the factor which affects, that is effect of laws of cost on monopoly. दीर्घकाल में एक एकाधिकारी के संतुलन पर दो बातों का प्रभाव पड़ेगा. पहला प्रभाव रहेगा वस्तु की प्रकृति और दूसरा प्रभाव रहेगा इफेक्ट ऑफ लॉज ऑफ कॉस्ट ऑन मोनोपली. तो पहले हम देखेंगे, फर्स्ट वी विल टेक अप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की मूल्य सापेक्षता. फर्स्ट वी विल डिस्कस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, as we have already studied, the elasticity is inelastic or elastic. It will affect the price of the monopoly. वस्तु की प्रकृति, वस्तु की लोचशीलता कैसी है, यह एकाधिकारी की कीमत को प्रभावित करेगी. यदि किसी वस्तु की, जिस वस्तु को एकाधिकारी बेच रहा है, उसकी मांग बेलोच है, if the elasticity is inelastic, यदि वस्तु की मांग बेलोच है तो एकाधिकारी इस वस्तु की कीमत ज़्यादा रखेगा, हाई प्राइस रखेगा. if the commodity sold by the monopolist is inelastic in demand, then he will fix high price, because whatever will be the price of that commodity, consumer will have to purchase that commodity because the demand is inelastic. उसकी सेल पर अगर हाई प्राइस होगा तो उसकी सेल पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ही कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ हिज प्रॉफिट, वह अपने प्रॉफिट की मात्रा को बढ़ा सकता है. इसी तरह से यदि वस्तु की मांग इलास्टिक है, इफ द डिमांड इज इलास्टिक, देन ही विल फिक्स लो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, तब वह वस्तु की कीमत कम रखेगा. इलास्टिक डिमांड होने का अर्थ होता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग पर तुरंत प्रभाव पड़ता है. If the demand is elastic, then the change in price will affect immediately
द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। जैसे ही उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, उस वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए पहली चीज़ जो दीर्घकाल में अफेक्ट कर रही है मोनोपोली के इक्विलिब्रियम को, वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वी कैन से नेचर ऑफ द कमोडिटी। Nature of the commodity and elasticity of demand means if the commodities are necessities, अगर आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, आपको सबको पता है कि जो आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं उनकी मांग बेलोच होती है, इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा रखी जाती है। और जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, लग्जरीज नहीं हम उनको कह सकते, कंफर्ट्स जो होती हैं, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, उनकी कीमत कम रखी जाएगी। दूसरी चीज़ जो अफेक्ट करती है, दैट इज़ इफेक्ट्स ऑफ लॉज ऑफ कॉस्ट। लागतों के नियमों का प्रभाव पड़ता है कीमत पर। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने रिटर्न्स, लॉज ऑफ रिटर्न्स पढ़े थे, उसी में ही हमने पढ़ा था लॉज ऑफ कॉस्ट। तो लॉज ऑफ कॉस्ट प्राइस डिटर्मिनेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं एकाधिकारी कीमत को निर्धारित करने में। पहला लॉ है डिमिनिशिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, घटती लागतों का नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, घटती लागतों का नियम क्या होता है? एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, इट कॉस्ट पर यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे वस्तु का उत्पादन बढ़ता है, उसकी प्रति इकाई लागत कम होती जाती है। तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत कम निर्धारित करेगा। इन दिस स्टेज व्हेन देयर इज law of diminishing costs apply, then the monopolist will fix low price, कम कीमत निर्धारित करेगा ताकि वह अपने लाभ को अधिकतम कर सके। The monopolist will fix less cost so that he can maximize his profits, and this can be shown with the help of this diagram। इसको हम इस चित्र की सहायता से दिखा सकते हैं। वाई एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट, एक्स एक्सिस पर आउटपुट। AR एंड MR का, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, AR MR का कैसा होता है? नेगेटिव स्लोपिंग एंड लेस इलास्टिक होता है। एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट कर्व्स, दिस इज AC एंड दिस इज MC। ये AC होगा और ये MC होगा। अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस विच वर डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, मार्जिनल कॉस्ट विल कट MR कर्व एट पॉइंट E। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने MR कर्व को E पॉइंट पर काटा है। एट दिस पॉइंट वी विल सी व्हाट इज AR एंड व्हाट इज AC। इस बिंदु से, संतुलित बिंदु से, अब हम ये देखेंगे कि कितना एवरेज रेवेन्यू है और कितना एवरेज कॉस्ट है। तो बच्चों, इस डायग्राम में एवरेज रेवेन्यू है AQ और एवरेज कॉस्ट है BQ। उसको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं ABCD। इट मीन्स दिस एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस। The monopolist will determine the price OD। monopolist OD कीमत निर्धारित करेगा, क्योंकि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। और हर मोनोपोलिस्ट क्योंकि लॉन्ग पीरियड में अधिकतम लाभ कमाना ही चाहेगा। कोई भी एकाधिकारी है जो वो दीर्घकाल में कभी भी हानि नहीं लेगा और ना ही सामान्य लाभ प्राप्त करना चाहेगा। वो अधिकतम लाभ करने के लिए जब डिमिनिशिंग कॉस्ट अप्लाई हो रही हैं
तो अपनी वस्तु की कीमत को कम रखेगा ताकि बाजार से अधिकतम लाभ कमाया जा सके. When the law of diminishing costs apply, then the monopolist will fix less price for his commodity so that he can maximize his profits. This is the first law. Second law, law of increasing cost. बढ़ती लागतों का नियम. बढ़ती लागतों का नियम क्या होगा? बढ़ती लागतों के नियम से मतलब है कि जब मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्शन पर बढ़ती हुई लागतों का नियम अप्लाई हो रहा है, इसका अर्थ है कि जब उत्पादन बढ़ाया जाता है तो जब उत्पादन बढ़ाया जाता है तो उत्पादन की लागत बढ़ती जाती है. लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स means when there is an increase in production, there will be increase in the production cost. At this stage, monopolist will fix high price. ऐसी स्थिति में एक अधिकारी ज़्यादा कीमत रखेगा क्योंकि उसको उत्पादन लागत भी ज़्यादा लगानी पड़ रही है, इसलिए वो ज़्यादा कीमत निर्धारित करेगा. इसको हम डायग्राम से देखेंगे. अब देखिए ये AR-MR कर्व है. AR-MR कर्व क्योंकि बढ़ती लागतों का नियम अप्लाई हो रहा है तो as the law of increasing returns are applying, the cost curve, average cost curve and marginal cost curve will be upward sloping. Average cost curve और marginal cost curve upward sloping होंगे. तो as we all aware, जैसा कि हमें सबको पता है कि जब एवरेज कॉस्ट कम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कम होती है और जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती है. When there is increase in average cost, marginal cost will increase greater than the increase in average cost. So this is our marginal cost curve. Now this marginal cost curve is cutting MR कर्व at E. E बिंदु पर काट रहा है, इसलिए संतुलित उत्पादन क्या होगा? OQ. इस संतुलित उत्पादन पर अब देखिए प्राइस AQ रखा गया है, कीमत AQ निर्धारित की गई है और लागत है उसकी BQ. ये BQ उसकी लागत है. तो रेवेन्यूज ज़्यादा हैं, कॉस्ट कम है, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं ABCD. दीज आर प्रॉफिट्स. अब आप इसमें देखिए कि जब बढ़ती हुई लागतों का नियम लागू हो रहा है उत्पादन पर तो कीमत ज़्यादा निर्धारित की गई है और प्रॉफिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं. इट मीन्स when the law of increasing costs apply in the long run, then the monopolist will fix high price and gain maximum profits और अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगा. तीसरी स्थिति होती है, थर्ड सिचुएशन होती है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स. समान लागतों का नियम. लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट. लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन कांस्टेंट. समान लागतों का नियम क्या बताता है कि वट एवर विल बी द प्रोडक्शन, द कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट. उत्पादन कैसा भी हो, ज़्यादा हो या कम हो, उसकी लागत समान रहती है. तो इसको हम चित्र की सहायता से दिखा सकते हैं. कांस्टेंट रिटर्न्स, कांस्टेंट कॉस्ट है, लागतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आउटपुट चाहे ज़्यादा हो या कम हो. तो कॉस्ट कर्व कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के समानांतर होगा जिसको हम AC विल बी इक्वल टू MC बोलेंगे.
अब ये देखिए AR-MR का वही पहले जैसे ही होंगे, नेगेटिव स्लोपिंग AR एंड MR का। क्योंकि कांस्टेंट कॉस्ट है तो इसका मतलब जो एवरेज कॉस्ट रहेगी मार्जिनल कॉस्ट भी उसी के बराबर होगी। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? एट E। इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OQ। प्राइस विल बी डिटरमिन्ड AQ। AQ कीमत निर्धारित की जाएगी, संतुलन बिंदु होगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को काटा है। तो अब देखिए इस स्टेज में भी प्रोड्यूसर को, मोनोपोलिस्ट को प्रॉफिट ही मिल रहे हैं। प्रॉफिट क्या है? ABCE ये प्रॉफिट है। इस पॉइंट पर, E पॉइंट पर तीनों डायग्राम्स में इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है? इन तीनों डायग्राम्स में इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? इक्विलिब्रियम इज व्हेन MC इज इक्वल टू MR। जब MC MR के बराबर होगी तो ये इक्विलिब्रियम उसका होगा। तो ये हमारा था कि मोनोपोली, इक्विलिब्रियम एंड लॉज ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मोनोपोलिस्ट वाले ही टॉपिक में एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है कि मोनोपोलिस्ट कीमत कैसे निर्धारित करेगा जब कोई कॉस्ट, जीरो कॉस्ट इंडस्ट्री है, जब एक ऐसा उत्पादन कर रहा है एकाधिकारी जिसमें कोई लागत नहीं लगानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में वह वस्तु की कीमत को कैसे निर्धारित करेगा? और ये स्थिति जो होती है एक एक्सट्रीम, एक बहुत कम पाई जाने वाली स्थिति होती है। This is an extreme situation when there is cost of production is zero। अब मान लीजिए इसको मैं शो कर रही हूँ। मोनोपोली प्राइस with zero cost of production, zero cost of production। उत्पादन की लागत जब जीरो है तब मोनोपोलिस्ट प्राइस कैसे डिटरमिन करेगा? वी विल सी दिस। अभी जैसे मैंने बताया कि ये सिचुएशन, ये स्थिति बहुत कम पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो कीमत कैसे निर्धारित करेगा इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। मान लीजिए मोनोपोलिस्ट का एक अपना माइन है। माइन को आप समझते हैं, खान है एक मोनोपोलिस्ट की, और खान में को खोदते समय अचानक से उसमें से स्प्रिंग वाटर आ जाता है, स्प्रिंग आ जाता है वाटर का, एक झरना निकल आता है, वाटर फाउंटेन जिसको हम कह दें कि मिनरल वाटर का एक फाउंटेन उसमें से निकल आया जब मोनोपोलिस्ट खान को खोद रहा था। तो ऐसे स्टेज में क्या होगा? अब मिनरल वाटर के लिए उसने कोई कॉस्ट नहीं लगाई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उसका लगा था सिर्फ खान में से उसमें से कुछ मिनरल्स निकालने के लिए। लेकिन अचानक से मिनरल वाटर आ जाता है तो अब मोनोपोलिस्ट इस स्थिति का फ़ायदा उठाएगा, लाभ उठाएगा। वो उस मिनरल वाटर को बेचना शुरू कर देगा। तो ऐसे में अब वो क्योंकि प्रॉफिट्स अर्न करने हैं उसको मैक्सिमम, तो वो कैसे इसको डिटरमिन करेगा इसके प्राइस को? ये देखिए, क्योंकि उसने मिनरल वाटर के लिए कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगाया था, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे डिटरमिन करेगा? अब हमने ये देखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी ज़ीरो है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ? उसका एक्स एक्सिस कर्व को हम मान लेते हैं कॉस्ट, क्योंकि ये ज़ीरो को शो कर रहा है। और ये कर्व हमारा AR कर्व है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। उससे रिलेटेड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये होगा, दिस विल बी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब इस मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ने दिस विल बी द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसने यहाँ पर MC MR
दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट 0 है और मार्जिनल रेवेन्यू का मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ काट रहा है। तो संतुलित उत्पादन कितना होगा? ओ क्यू। अब इस संतुलित उत्पादन से वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसका प्राइस फिक्स कर रहा है, जिसके लिए उसने कोई कॉस्ट नहीं लगाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई नहीं है उसकी, लेकिन उसको अचानक से वो चीज़ मिल गई, उस वस्तु का उत्पादन तो उसने किया नहीं था और उस वस्तु को अब वो बेचकर आगे प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री। मोनोपोलिस्ट की ये ज़ीरो कॉस्ट है, तो उसने प्राइस फिक्स कर दिया है इसका ए क्यू। इस ए क्यू प्राइस से उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया है ए बी ओ क्यू, ए बी ओ क्यू। लुक एट दिस डायग्राम अगेन कि मोनोपली ने कोई कॉस्ट नहीं लगाई थी, ज़ीरो कॉस्ट थी उसकी। इस ज़ीरो कॉस्ट के लिए उसने क्या किया है, प्रोडक्शन किसी और चीज़ का कर रहा था, अचानक से उसमें से एक ऐसी वस्तु आ जाती है जिसको वो बेचकर अधिकतम लाभ कमा सकता है। तो उसके लिए उसने अब प्राइस डिटर्मिन करना है। तो वो कैसे डिटर्मिन करेगा? व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ज़ीरो, it means the cost curve will be like this and the conditions are same, that is MC should be equal to MR। conditions हमारी same है, MC MR के equal होना चाहिए। MR curve cuts MC at point Q where the MC is equal to MR। now the equilibrium output is determined। अब संतुलित उत्पादन निर्धारित हो चुका है। इस संतुलित उत्पादन पर वो प्राइस फिक्स करता है ए क्यू। ये संतुलित उत्पादन है, इसका प्राइस फिक्स किया है उसने ओ क्यू। संतुलित उत्पादन है, कीमत निर्धारित की है उसने ए क्यू। तो ये उसको प्रॉफिट्स मिल गए हैं। तो दिस वी कैन से दैट मोनोपोली कैन अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स विद ज़ीरो कॉस्ट इंडस्ट्री ऑल्सो। मोनोपोली ज़ीरो कॉस्ट इंडस्ट्री से भी, उत्पादन शून्य लागत है तो भी वो लाभ कमा सकता है। आई थिंक ऑल दिस यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।